जब हंसते बुसते घरों को किसी की बड़ी नजर लगती है तो फिर एकदम ही सब कुछ अजड़ कर रह जाता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मेरा नाम जैनब है, मेरी उम्र 19 साल है। मेरे साथ बचपन में एक ऐसा वाकया रोनमा हुआ जिसके बाद मेरी शख्सियत पूरी तरह तबाह व बर्बाद हो गई। कभी कभी कोई हादसा इंसान की जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है और मेरी जिंदगी भी 7 साल की उम्र में कुछ इस तरह तब्दील हुई कि मैं अपनी उम्र से बहुत ही बड़ी हो गई। क्योंकि कई रातें मेरे मामों ने मेरे साथ, जिस वक्त मैं 5 साल की थी, इस वक्त तक मेरी जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। मेरे अबा और उम्मा दोनों ही एक साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। मैं उकलौती बेटी थी। घर में किसी तरह का कोई मसला या परेशानी नहीं थी। लेकिन फिर न जाने क्या बात हुई कि आए दिन उम्मा अबा के दरमियान झगड़ा होने लगा। मैं बहुत छोटी थी, इसीलिए समझ नहीं पाई थी कि ये झगड़े क्यों होने लगे थे। अबा सारा दिन नौकरी करके शाम को जब घर उते तो उम्मा न जाने अबा से क्या कहती कि अबा मारने पीटने तक पर उते और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये झगड़ा इतना बड़ा कि उन दोनों ने एक दूसरे से उलीहदा होना मुनासिब समझा। बस मैं इतना जानती थी कि उम्मा के पास किसी का फोन होता था और उसके बाद ही उम्मा का मिजाज बिगड़ने लगता था। उम्मा को कौन फोन करता था और घंटों उम्मा की उससे क्या बातें होती थी, मुझे कुछ इल्म नहीं था। लेकिन उम्मा अबा के झगड़े में अगर कोई तबाह हुआ तो वो मैं थी, क्योंकि उम्मा को अबा ने जब घर से निकाला तो उम्मा गुस्से में मुझे छोड़कर ही चली गई और मैं अबा के पास रह गई। मैं उम्मा के साथ जाना चाहती थी और मैंने बहुत ज्यादा जिद भी की थी, लेकिन उम्मा ने एक नजर भी मुझ पर नहीं डाली थी। मैं इस वक्त सिर्फ 5 साल की थी। अबा को मेरी फिक्र सताई तो उन्होंने अपनी फूफू की बेटी से दूसरी शादी कर ली और उम्मा को तलाक के कागजात भेजवा दिए और यूं उम्मा अबा का रिश्ता हमेशा के लिए ही खत्म हो गया। अबा को लगा था कि उनकी ये दूसरी शादी मेरे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मैं एक तरफ लग गई और अबा दूसरी बीवी में मसरूफ हो गए, क्योंकि वो उम्मीद से हो गई थी। वैसे भी मेरी दूसरी उम्मा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हिदायत दिखाने वाली थी। अबा के उते ही वो कमर लचकाती यहाँ से वहाँ मुटकने लगती और इस कदर मेकअप लगाती कि मैं हैरान रह जाती। मैंने तो अपनी सगी उम्मा को कभी लिपस्टिक लगाते भी नहीं देखा था, मगर मेरी सौतीली उम्मा हमेशा तैयार रहती। अबा की दूसरी बीवी का एक भाई था जो रिश्ते के लिहाज से मेरा मामो ही था, उसीलिए मैं उसे मामो ही कहा करती थी। वो अक्सर ही होता था, हमारे घर उतार जाता था, क्योंकि अबा से इसकी दोहरी रिश्तेदारी हो चुकी थी। मैं बहुत कम उम्र थी, मुझे सुगे सुतैले रिश्तों का इतना अंदाजा नहीं था को जान सकती थी, इसीलिए सुतीले मामों को भी मामो कहती और उनकी गोद में बैठ जाती। मामो मुझे अपनी गोद में बैठाकर कभी मेरे गालों पर प्यार करते तो कभी गर्दन को चौम लेते, कभी मोहब्बत से मेरी कमर सहलाने लगते। अक्सर वो मेरे लिए चॉकलेट भी लाते थे। उन्होंने मुझसे काफ़ी ज़्यादा दोस्ती कर ली थी और मैं यही समझती कि वो मुझसे बहुत मुखलस हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं। मामो अक्सर मुझे मेरी सगी माँ के बारे में बताते कि वो अच्छी औरत नहीं थी, उसके बहुत से लोगों से तल्लुकात थे, इसीलिए मेरी उम्मा को अबा ने मार पीट कर घर से निकाला था। इतनी कम उम्री में मैं जब अपनी उम्मा के बारे में इतनी अजीब अजीब बातें सुनते तो मेरा दिल खुद ब खुद अपनी सगी माँ की तरफ से ख़राब होने लगता। सुतीली माँ का रवैया भले ही मेरे साथ ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन जिस तरह मेरी सगी माँ मुझे रोता बलकता छोड़कर गई थी, मैं उससे मोहब्बत कैसे कर सकती थी। एक रोज़ मामो मेरे लिए बहुत खूबसूरत सी फ़िराक लेकर हुए और कहने लगे कि ये पहनकर तुम गुड़िया लगोगी। बहुत उर्से बाद मैंने उतने अच्छे कपड़े देखे थे। जब तक उम्मा थी वो मेरे लिए खुद ऐसे कपड़े बनाया करती थी। उम्मा के जाने के बाद से तो मैं पुराने कपड़ों पर ही गुजारा कर रही थी, उसीलिए वो बारबी वाली फ़िराक देखकर बहुत खुश हुई। मामू ने मुझे अपने पास बैठाया और कहने लगे, मैं तुम्हें ये फ़िराक खुद अपने हाथों से पहनाऊंगा। मुझे अपने कपड़े तब्दील करने नहीं होते थे, उसीलिए मैं मामू की बातों में आ गई और मैंने वो फ़िराक उनके हवाले कर दिया और ख़ुद उनके सामने खड़ी हो गई। उससे पहले कि वो मेरे कपड़े उतारने की कोशिश करते अबा घर चले आए। अबा को बेवक्त घर होता देख मामो बौखला गए और मेरे हाथ में फ़िराक पकड़ाकर कहने लगे, जाओ अपनी उम्मा से ये फ़िराक पहनो। मैं अचानक ही मामो का बदला हुआ अंदाज समझ नहीं पाई थी, लेकिन फ़िराक की खुशी इतनी थी कि मैं सीधे वो लेकर अपनी सुतीली उम्मा के पास दौड़ पड़ी। मेरी सुतीली उम्मा ने जब इतनी हुई थी अच्छी फ़िराक देखी तो पूछने लगी, ये कहाँ से आई है। मैंने जैसे ही उन्हें बताया कि ये मामो लेकर आए हैं तो उम्मा के चेहरे पर एक रंग कर गुजर गया। कुछ देर वो खामोश हो गईं और फिर उन्होंने मामो को कमरे में बुलवा लिया और मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। उसके बाद इन दोनों के दरमियान अजीब व गरीब शोर शराबे की आवाज़ें। उन्हें लगी मैं कमरे के बाहर ही सांस रोके खड़ी थी। अबा किसी काम से लौटे थे,
वो वापस चले गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों में क्या चल रहा है, लेकिन इतना अंदाजा जरूर था कि उम्मा को मामों का फिराक लाना पसंद नहीं आया। फिर कुछ देर गुजरी तो खामोशी छा गई। उसके बाद उम्मा ने मुझे भी कमरे में बुला लिया और फिर कहने लगे कि ये फिराक बहुत अच्छी है, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें तुम्हारे मामों के घर भेजूंगी, तो ये पहनकर जाना, अभी घर में न पहनो। आमा का रवैया अचानक ही बदल गया था और बहुत मीठा हो गया था। कुछ देर पहले तक फिराक देखकर उनके चेहरे पर जो गुस्सा था वो भी बिल्कुल खत्म हो गया था। उम्मा ने वो फिराक मुझे ही थमा दी और कहने लगी अपनी अलमारी में रख लो, मैं बची थी। उसी लिए खुशी खुशी वो फिराक लिए अपने कमरे में चली आई और अपने सामान में रख ली। कुछ वक्त गुजरा तो उम्मा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उनकी डिलीवरी का वक्त आ गया था और उन्हें बड़े शहर जाना था। अब आप मेरी तरफ से फिक्रमंद हुए तो सौतेली उम्मा ने उन्हें मशूरा दिया कि मुझे मामों के घर छोड़ दें। मामों के घर मामों के अलावा और कोई भी नहीं था। अबा के फूफा फप्पी का इंतकाल हो चुका था। इनकी बेटी अब मेरी सौतीली माँ बन चुकी थी। अबा को ये कुछ मुनासिब नहीं लग रहा था, इसीलिए अबा सोच में पड़ गए। लेकिन फिर उम्मा ने अबा को समझाया कि अपनी गड़िया का दिल जमशीद के साथ बहुत ज्यादा लगता है, ये आसानी से रह जाएगी और फिर एक हफ्ते की तो बात है। जमशीद भी कुछ खास काम काज नहीं करता, सारा वक्त घर में ही होता है, गुड़िया का ध्यान रख लेगा। इतने उर्से में अबा ने भी जमशीद मामों का अच्छा ही रूप देखा था, इसीलिए मजबूरा वो भी राजी हो गए और मैं तो पहले ही मामू की अच्छाइयों से उनकी गर्वेदा हो चुकी थी। मुझे चॉकलेट लाकर देना, प्यार करना, कपड़े देना, मामू ने हमेशा मेरा हर तरह से ख्याल ही रखा था। अबा ने जमशीद मामू को बुलाकर मुझे उनके हवाले कर दिया। इम्मा का बड़ा ऑपरेशन होना था, इसीलिए अबा कम से कम एक हफ्ते बाद लौट कर आने वाले थे। मामू ने अबा के सामने किस्म खाई कि वो मेरा खूब ख्याल रखेंगे और मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अबा को पूरी तरह से तसल्ली हो गई तो वो उम्मा को लेकर शहर जाने वाली गाड़ी में बैठ गए और मामू मेरा हाथ पकड़कर मुझे दूसरे महल्ले में अपने घर ले गए। मामू ने मुझे अच्छा सा खाना खिलाया, फिर चॉकलेट दी, अपनी गोद में बैठाकर प्यार किया और फिर कहने लगे अब रात हो गई है, सोने की तैयारी करते हैं। मेरे लिए नहीं जगह थी, मैं छोटी थी, इसीलिए मुझे खौफ हो रहा था। मामू ने मुझे किस कर गले से लगाया और कहने लगे परेशान ना हो, मेरे साथ मेरी ही चारपाई पर सो जाओ। कुछ ही देर बाद लाइट भी चली गई। मैं डर के मारे मामू की चारपाई पर उनके साथ ही लगकर लेट गई। मामू ने मुझे अपने तिकिए पर ही लिटा लिया था। मुझे जितनी दुआएं याद थीं, मैं सब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रही थी। लाइट अभी तक नहीं आई थी और कमरे में छोटी सी टार्च जल रही थी। कुछ देर ऐसे ही गुजर गई थी। नींद मेरी आंखों से बहुत दूर थी। अजीब सा खौफ, बेचैनी मुझे परेशान कर रहा था। फिर इतने में घर का दरवाजा बजने लगा। मामू मेरे पास से उठ गए और दरवाजा खोलने चले गए। कुछ ही देर बाद मुझे बहुत सारे उद्मियों की आवाजें सुनाई देने लगी। कम से कम वो 3-4 उद्मी थे जो मामू के साथ घर के अंदर थे और मामू उनके साथ खूब जोर और शूर से बातें कर रहे थे। मामू की आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी क्योंकि रात का अंधेरा और सन्नाटा था। मामू कह रहे थे कि तुम लोगों ने बड़ी देर लगा दी, कब से खुद पर जब्त बांधे बैठा हूँ। वो साली मेरे इतनी करीब थी, फिर भी मैं बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि हम सब का ही हिस्सा हमेशा बराबर रहा है। फिर मैंने उस पर जो पैसा खर्च किया है, इसमें भी तुम लोगों ने बराबर हिस्सा डाला है। उसी लिए मैं अकेला कैसे अपनी ख्वाहिश पूरी करता। अब तुम लोग आगे हो तो मिलकर मजे लेते हैं। मामू की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए थे। मैं 7 साल की बच्ची जरूर थी, लेकिन इस पल रात के अंधेरे में मामू की बातों ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और किसी अनहोनी का एहसास मुझे सताने लगा था। बाहर से जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। मैं उस कदर खौफजदा हुई कि उठकर इसी कमरे के साथ बने स्टोर रूम में छिप गई, क्योंकि उसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अंधेरे में ही खुद को स्टोर रूम में छिपा लिया था। मुझे अपनी सपारे वाली इस्ताने की बात याद आ रही थी। जब तक मेरी सगी माँ मेरे घर में थी, मैं सुपारा पढ़ने के लिए एक इस्तानी के पास जाया करती थी। मेरी उम्मा ही मुझे लाना ले जाना करती थी और इस वक्त मेरी इस्तानी ने मुझे एक बात समझाई थी कि कभी किसी गैर पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए और न ही किसी से कोई चीज लेनी चाहिए। उस वक्त मैं उस्तानी जी की बात समझ नहीं पाई थी, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि मैंने अपने सोतीले मामों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा किया और मेरे अबा ने भी। और फिर एक दफा जब खबरों में किसी बच्ची के अगवा की खबर चल रही थी, तब उम्मा ने भी मुझसे यही बात कही थी कि जमाना बहुत खराब है, अपना ख्याल खुद रखा करो, हर जगह तुम्हारी माँ सिर पर नहीं होगी। मेरी सगी माँ के वो अल्फाज मुझे रात के इस पहर याद आ रहे थे। मैंने उधर उधर देखा और फिर खुद को एक छोटे से ट्रंक में छुपा लिया।
मैं नहीं जानती थी कि जो कुछ मैं कर रही हूँ वो सही है या गलत, लेकिन इस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। और फिर धीरे धीरे कदमों की आवाज़ें कमरे की तरफ बढ़ने लगी और फिर टारच की मध्यम सी लाइट में मुझे 4 हैवले नजर आए। इनमें से एक मामू से बोला कि यार ये इस वक्त लाइट क्यों चली गई है। मामू कहने लगे चलो अंधेरे का भी अपना ही मजा होता है। और फिर जैसे ही इनकी नज़र चारपाई पर पड़ी और उन्हें मैं नजर न आई तो वो सभी घबरा गए और मामू से कहने लगे बच्ची कहाँ है। मामू ने भी जब मुझे कमरे में न पाया तो वो भी घबरा गए और कहने लगे मैं तो यहीं छोड़कर दरवाजे पर गया था, पता नहीं कहाँ चली गई है। और फिर उन सब ने अपने अपने मोबाइल की टारच जलाई और यहाँ वहाँ मारने लगे। मुझे ट्रंक के अंदर से बस मामूली सी झलक ही दिखाई दे रही थी, ना ही मैंने उनमें से किसी का चेहरा ही देखा था और न ही मुझे अंदाजा था कि वो मामू जैसे हैं या मामू से भी बड़े। और फिर उनमें से एक टार्च के साथ ही स्टोर में चला गया। मैंने अपनी सांस रोक ली थी। उसने चारों तरफ टार्च मारी लेकिन उसे अंदाजा ना हुआ कि मैं ट्रंक में हूँ। उसने आवाज देकर मामू से कहा यहाँ तो नहीं है, वैसे भी इतनी छोटी बच्ची अंधेरे में ऐसी जगह नहीं होएगी। और फिर वो स्टोर से बाहर निकल गया। मैंने एक गहरा सांस खारिज किया और मुझे इस बात का यकीन हो गया कि मैं किसी गलत जगह फंस चुकी हूँ। लेकिन उस वक्त उस टूर रूम से निकलना मेरे लिए सबसे बड़ी गलती होती। बस यही सोचकर मैं ट्रंक में छिपी बैठी रही। मुझे हर जगह जूतों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो लोग पागलों की तरह मुझे यहाँ वहाँ तलाश कर रहे थे। सबका यही ख्याल था कि मैं छत पर चली गई होंगी, क्योंकि लकड़ी की सीढ़ी छत तक जा रही थी और छत पर कुछ रोशनी थी। मामों को लगा शायद मैं अंधेरे से घबराकर छत पर गई होंगी, इसीलिए वो सब छत की तरफ भागे। लेकिन फिर वहां से भी नामराद लौट गए। मुझे ढूंढने ढांटने का सिलसिला चलता रहा। मामों के दोस्त मामों को गालियां देने लगे कि तूने सारा मजा ही खराब कर दिया। मुझे तो लगता है कि बच्ची को लाया ही नहीं था, हमें झूठ बोलकर यहाँ बुलाया है और जो पैसा बच्ची के नाम पर हमसे लिया था वो भी खुद ही खा गया है। मामों के दोस्त इनसे ही उलझ पड़े थे। एक कहने लगा मुझे तो लगता है इसने खुद ही इस्तेमाल करके कहीं ठिकाने लगा दिया है और अब हमारे सामने मजलूम बन रहा है। मेरे सुतीले मामों गुस्से में सबको कह रहे थे कि मुझे झूठ है, बोलने की क्या ज़रूरत है, तुम लोगों की खातिर मैंने तो उसे हाथ तक नहीं लगाया कि मैं अकेला हिस्सेदार नहीं हूँ और तुम लोग मुझ पर ही भरोसा नहीं कर रहे। बच्ची थी और मैं उसे इसी चारपाई पर छोड़कर दरवाजे तक आया था। अगर वो जाएगी तो कहाँ जाएगी? उस एक कमरे, स्टोर और छत के अलावा घर में कोई और जगह नहीं है। वही दोस्त जो स्टोर में आया था कहने लगा कि मैंने सारा स्टोर देखा, बच्ची वहां नहीं थी, वैसे भी इतनी अंधेरे में वो वहां नहीं जा सकती। मेरे मामों को अचानक कुछ ख्याल आया। वो कहने लगे कि ऐसा तो नहीं कि वो खिड़की खोलकर फरार हो गई हो। मामों की बात पर सभी चौंक उठे और जब मामों ने कमरे की खिड़की को देखा तो इत्तेफाक से उसका लॉक खुला हुआ था। मामों ने सर पकड़ लिया और कहने लगे उसका तो लॉक खुला हुआ है, मुझे लगता है वो उसी खिड़की से कहीं भागी है। मगर वो भागकर कहाँ है जाएगी? उसका बाप तो मेरी बहन को लेकर शहर गया हुआ है और उसकी सगी माँ का। तो हमने ऐसा बंदोबस्त किया है कि न वो सारी जिंदगी अपनी बेटी के पास आएगी और न ही उसकी बेटी कभी उसके पास जाएगी। यकीना वो बच्ची यही कहीं गलियों में फिर रही होगी। चलो मिलकर देखते हैं। और फिर वो चारों मिलकर घर से बाहर निकल गए हैं। ऐन के जाते ही मैं ट्रंक से निकली और मौके देखकर मैं भी घर से बाहर निकल गई। वो मुझे ढूंढने के लिए गलियों में फैल गए थे, उसीलिए मुझे खुद को इनसे छुपाना था। मैं एक छोटी सी 7 साल की बच्ची थी। इत्तेफाका मैंने स्याह रंग का शॉर्ट पहना हुआ था, इसीलिए रात के अंधेरे में किसी छोटी सी जगह छपना मेरे लिए आसान था। अंधेरी गलियों में छिपते छिपाते में जिस जगह निकली वो एक मस्जिद थी, जिसका दरवाज़ा तो लॉक था लेकिन साथ ही इमाम साहब का हुजरा था और उसकी लाइट रोशन थी, या फिर शायद अंदर भी कोई टार्च ही जल रही थी। मैंने बिना सोचे समझे वो दरवाज़ा बजा दिया। फौरन ही एक बुजुर्ग आदमी ने दरवाज़ा खोला और जब मैंने उन्हें रोते हुए कहा कि मैं अंदर आना चाहती हूँ तो उन्होंने उर्द गर्द देखा और फिर मुझे अंदर उन्हें की इजाज़त दे दी। अंदर उनकी बीवी और 2 बच्चियाँ भी थीं। मैंने रोते हुए इमाम साहब को सब कुछ बता दिया। इमाम साहब बहुत रहमदिल इंसान थे। वो लोग इस वक्त सहरी की नीयत से जाग रहे थे। उन्होंने फौरा मेरी मदद करने की हामी भर ली और मुझे अपने घर में पनाह दी। मुझे अच्छी तरह समझ आ चुका था कि मेरा सौतीला मामू एक बड़ा इंसान है जिसने अपनी खराब नीयत के खातिर मुझे अपने घर में रखा था। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे इस्तेमाल करना चाहता था। मैं सारी रात घट घट कर रोती रही थी। मामू की बात मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी कि उन्होंने मेरी माँ का सही तरह बंदोबस्त किया है, और यही सोचकर मेरी जान निकल रही थी कि न जाने मेरी माँ कहाँ है, वो कैसी है। मैं तो अब तक अपने मामों और सौतेली माँ की बातों में आकर अपनी सगी माँ को बड़ा समझती रही थी, लेकिन न जाने क्यों अब मुझे लग रहा था
कि मेरी माँ उन्हीं लोगों की किसी साजिश का शिकार हुई है और मेरे मामों ने न जाने उनके साथ किया क्या है। मैंने इमाम साहब को हर छोटी बड़ी बात बता दी थी। सुबह तक इमाम साहब ने मुझे अपने साथ रखा और फिर कहने लगे कि अब हम हर छोटी बड़ी बात बता देंगे। बताओ हमें क्या करना चाहिए। मैंने इमाम साहब से कहा कि मैं अपनी सगी माँ के पास जाना चाहती हूँ। इमाम साहब ने मुझसे मेरे नाना के घर का पता पूछा तो मुझे बस इतना याद था कि मेरे नाना के घर के सामने एक पुराना सरकारी स्कूल था। मैंने इमाम साहब को जैसे ही ये बात बताई कि नाना के घर के सामने एक सरकारी स्कूल था जिसका नाम शोक मेमोरियल है, तो इमाम साहब कहने लगे, फिर उसे तलाश करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं खुद पता करके उता हूँ। इमाम साहब ने मुझे अपनी बीवी बच्चियों के पास छोड़ दिया और खुद मेरे नाना का घर तलाश करने के लिए चले गए। 2 घंटे बाद वो वापस लौटे तो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ बरगाह में एक औरत थी, और जैसे ही उस औरत ने अपना नकाब हटाया तो मैं रोते हुए उसके गले लग गई। इमाम साहब मेरी माँ को अपने साथ लाए थे। मैं और मेरी माँ तकरीबन 2 साल बाद मिल रहे थे और हम दोनों ही फूट फूट कर रो रहे थे। इमाम साहब की बीवी बेटियां हमें दिलासा दे रही थी, और फिर जब हम दोनों का दिल कुछ हल्का हुआ तो मैंने उम्मा को गुजरी रात का सारा वाकया कह सुनाया। उम्मा ने अपना दिल थाम लिया और रोते हुए कहने लगी, मेरी गलती है जो मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के पास छोड़ गई। मुझे तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा था कि तुम्हारा बाप है, मुझे मनाने होएगा, वो मेरा ख्याल करेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो मुझे तलाक के कागजात भिजवा देगा। मैंने उम्मा से पूछा कि अपबा से क्यों झगड़ा करती थी, अब घर छोड़कर क्यों गई थी, जिस पर उम्मा ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इम्मा मेरी सूतीली माँ का नाम लेकर कहने लगी कि नगीना ने मुझे बताया था कि तुम्हारे बाप का किसी औरत के साथ ताल्लुक है, तुम्हारा बाप उससे चोरी चुपके मुलाकातें करता है। नगीना के भाई ने खुद उसे ये सब करते देखा है। इत्तेफाक की बात थी कि उन दिनों तुम्हारा बाप नौकरी से देर देर से लौट रहा था। मैंने नगीना की बातों पर एतबार कर लिया और तुम्हारे बाप से बातचीत शुरू की तो तुम्हारा बाप गुस्से में आ गया और फिर हमारा रोज रोज का झगड़ा होने लगा। तुम्हारे बाप को मेरे शक करने पर गुस्सा आई था तो मुझे उस बात पर कि वो मुझे ठीक से जवाब क्यों नहीं देता था। तुम्हारा बाप बस एक ही बात कहता कि तुम कैसी औरत हो जिसे अपने शुवहर पर भरोसा नहीं, जबकि नगीना रोज मुझे मेरे शुवहर के खिलाफ भड़काती थी, और शायद कि वो ऐसा ही कुछ तुम्हारे बाप के साथ भी करती थी, क्योंकि तुम्हारा बाप खुद भी मुझसे बहुत ज्यादा झगड़ने लगा था। जब झगड़े हद से हो गए थे ज्यादा बड़े तो नगीना ने मुझे मशूरा दिया कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं। कुछ ही दिनों में तुम्हारे बाप को इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। मैं उसकी बातों में आ गई और ये सोचकर घर से निकली कि जब मैं जाऊंगी तो तुम्हारा बाप खुद मेरा एहसास करेगा, उसे मेरी जरूरत महसूस होगी तो वो मुझे लेने आएगा और फिर शायद वो सिधर भी जाएगा। यही सोचकर मैंने तुम्हें भी छोड़ दिया, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरे लिए न सही वो तुम्हारे लिए मेरी दहलीज पर जरूर होएगा, मगर मुझे ये अंदाजा नहीं था कि ये सब नगीना का चलाया हुआ। शुक्र था इसने मुझे मेरे ही घर से निकलवा कर खुद मेरी जगह ले ली। शायद नगीना को इस बात का एहसास नहीं था कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, वरना पहले ही वो मुझे ये सब पढ़ा देती कि मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊं। जब तुम्हारे बाप ने मुझे तलाक के कागजात भेजे और मुझे पता चला कि उसने नगीना से शादी कर ली है, इस वक्त मुझे होश आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं तुम्हें लेने के लिए वापस आना चाहती थी, लेकिन मेरे पास आमदनी का कोई जरिया नहीं था। मैं खुद अपने बाप के घर में एक नौकरानी की हैसियत से रह रही थी। उसी लिए तुम्हें अपने साथ ले जाकर क्या करती। मैंने सोचा था तुम अपने बाप के घर हो, महफूज हो, वो तुम्हारा ख्याल रख रहा है, तो फिर मुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत है। मैंने बस यही सोच कर के तुम्हारा मुस्तकबल है ख़राब ना हो, तुम्हें तुम्हारे बाप के घर छोड़ दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि नगीना की तरह उसका भाई भी एक बद किरदार इंसान निकलेगा। उसकी बहन ने पहले मेरा घर उजाड़ा और अब उसका भाई तुम्हें बर्बाद करना चाहता था। उम्मा मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहने लगी कि नगीना की बातों में आकर मैंने सब कुछ तबाह कर लिया, मगर शुक्र है खुदा कहा कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मेरी माँ कहने लगी, मैं दिन रात तुम्हारे लिए दुआएं मांगती थी, शायद यही वजह है कि कल रात तुम्हारी इज्जत और अब्रो है। महफूज रही। मैं उम्मा के गले लगकर फिर से रोने लगी। उम्मा ने इमाम साहब का शुक्रिया अदा किया और मुझे लेकर नाना के घर पहुंच गई। मेरे मामों का रवैया उम्मा के साथ बहुत ख़राब था और इस बात का मुझे बहुत जल्द एहसास हो गया। फिर मेरे खातिर उम्मा ने नौकरी कर ली और हमारा खाना पीना अलग कर लिया। हमारा मामों से कोई ताल्लुक नहीं रहा। हम एक कमरे में महदूद होकर रह गए, लेकिन जिंदगी में कुछ सुकून आ गया। धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई तो मैं भी उम्मा का हाथ बटाने लगी। छोटे मोटे कोई ना कोई काम पकड़ लाती।
ऐसे ही हमारी जिंदगी की गाड़ी चल पड़ी। उज भी मैं और मेरी माँ इसी एक कमरे में रहते हैं। मेरी माँ भी नौकरी करती है और मैंने कभी पलटकर अपने बाप के घर की तरफ नहीं देखा। इस वाकये के कुछ दिनों बाद ही हमें पता चला था कि इस रात मेरा मामो मुझे ढूंढने के लिए जब निकला था तो वो एक ट्रक की जिद में आ गया था और अपनी जान से हाथ धो बैठा था। उसके बाद मेरे बाप ने भी मुझे ढूंढने की कोशिश की थी। वो मुझे ढूंढते हुए मेरी माँ के घर तक भी आया था, लेकिन उम्मा ने अबा को शुरू से आखिर तक सारी हकीकत बता दी थी, नगीना के फोन कॉल्स की बात भी और उसके भड़काने के बारे में भी। ये सब सुनकर उबा हैरान रह गए थे। फिर अबा ने उम्मा को बताया था कि नगीना उबा को भी इम्मा के खिलाफ भड़काया करती थी, इसीलिए वो भी बढ़ चढ़कर झगड़ा करते थे। हर बात खुल गई थी। अबा की नज़रों में नगीना गर गई थी, लेकिन अबा उसे साथ रखने पर मजबूर थे, क्योंकि अब वो अबा हैं कि एक बेटे की माँ थी। अबा ने मुझसे और उम्मा से माफ़ी मांग ली थी। हमने उन्हें माफ़ कर दिया था और उम्मा ने भी अबा से माफ़ी मांग ली थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने नगीना की बातों में आकर खुद अपने हाथों अपना घर बर्बाद किया था। लेकिन उसके बाद हमने अबा से कोई ताल्लुक ना रखा। आज मैं और मेरी माँ रोकी सूखी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हम एक साथ बहुत खुश हैं। किसी भी औरत को अपने घर के मामले में किसी गैर औरत पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नगीना जैसी औरतें अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए किसी का भी घर उजाड़ सकती है।